हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल RSD ऑनलाइन क्लासेस। इस क्लास में हम आपके साथ पाक्षिक मूल्यांकन और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दिए गए असाइनमेंट की सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करते हैं। और उसी कड़ी में मैं आज आपके साथ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2021-22 माह अक्टूबर असाइनमेंट नंबर 3 कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के असाइनमेंट के आंसर्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये आंसर आपको पूरी तरह से आपके दिए गए ऑथेंटिक बुक में ही आंसर आपको मिलेंगे और किसी भी तरह से नेट की कॉपी नहीं है। ये आप लोगों के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया था, क्या ये नेट के द्वारा दिया जाता है या फिर आप अपने स्वयं से आंसर बनाते हैं। तो ये आपके जितने भी CG की ऑथेंटिक बुक है जो आप लोग अपने कोर्स बुक यूज़ करते हैं, उन्हीं में से आंसर्स आपको दिए जाते हैं। तो उसी कड़ी में चलते हैं आगे। इसमें पहला प्रश्न आपका कहता है कि DNA अणु को RNA की तुलना में अच्छा आनुवंशिक पदार्थ माना गया है, क्यों? इसका उत्तर है, देखिए, न्यूक्लिक एसिड जो रहते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, RNA और DNA। RNA DNA की तुलना में उत्तम आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। तो ये 3 नंबर का प्रश्न है जिसकी शब्द सीमा आपकी 50 से 75 है। तो मैंने इसमें आपको 2 कारण दिए हैं जो मुख्य कारण है कि वो DNA जो है वो RNA से अच्छा आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक है, तो पहला कारण ये है कि राइबोज शुगर क्या होता है? RNA की हर न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर एक राइबोज शुगर उपस्थित होता है। ठीक है, राइबोज शुगर जो होते हैं कि दूसरे स्थान पर, ठीक है, उसकी सेकेंड पोजीशन पर OH समूह उपस्थित होता है। राइबोज शुगर जो इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ आपको, उसमें क्या है, ये पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर में जो सेकेंड पोजीशन होती है, सेकेंड एंड पर इसके क्या होते हैं, OH ग्रुप होते हैं। और OH ग्रुप जो रहते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं और क्रियाशील, जितना ज़्यादा वो क्रियाशील होगा तो वो उतना ही ज़्यादा अस्थायी होता है और तथा आसानी से अपघटित हो जाते हैं। तो जिन वायरसों में RNA जेनेटिक पदार्थ के रूप में होता है वो जल्दी उत्परिवर्तित होते हैं, यानी उनमें म्यूटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इन सभी कारणों की वजह से भी ये स्टेबिलिटी इनकी नहीं होती है और जो इनका इवोल्यूशन होता है यानी क्रमागत विकास जो होता है वो अधिक होता है। इसलिए इसकी जो लाइफ टाइम होती है वो शॉर्ट लाइफ टाइम पीरियड तक के वायरस होते हैं। तो इसलिए ये कारण हो गया कि ये अच्छे जेनेटिक मटेरियल्स नहीं होते हैं, क्योंकि ये जल्दी म्यूटेट हो जाते हैं, अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं। सेकेंड इसका ये कारण है कि नाइट्रोजन बेस। दूसरा कारण नाइट्रोजनी बेस में, जैसे आप जानते हैं DNA में 4 टाइप के DNA और RNA में दोनों में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, यूरेसिल। ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं DNA में नाइट्रोजनी बेस थायमिन होता है, जबकि RNA में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। और यूरेसिल जो रहता है अधिक अस्थायी होता है। तो अस्थायी होगा तो क्या होगा, जल्दी अपघटित हो जाएंगे। इस कारण से क्या होते हैं, DNA जो है अच्छे आनुवंशिक पदार्थ कहे जाते हैं RNA की अपेक्षा। अगला प्रश्न है आपका जेनेटिक कोड, या फिर हम इसको कहते हैं आनुवंशिक कोड, आपके में प्रश्न है और इनकी प्रमुख आपको पूछा गया है। इसमें इसकी 2 विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो जेनेटिक कोड क्या होते हैं? mRNA अणु में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों का क्रम है जो अपने अंदर प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्लों के लाने और जोड़ने हेतु सूचनाओं को संचित करता है। ठीक है, जेनेटिक कोड क्या होता है? प्रोटीन, जैसे हम जानते हैं एक प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी प्रोसेस होती हैं। इन सारी प्रोसेस में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में जो mRNA का जो रोल होता है, ठीक है, उसमें जो अमीनो एसिड जो होते हैं उसको उसके जोड़ने के लिए जो भी सूचनाएं जहाँ पे उपस्थित होती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन किसमें मिलती है आपको? जेनेटिक कोड में मिलती है। ठीक है, इसकी विशेषताएं देखें तो विशेषताओं में मैंने आपको 5 विशेषता दी है। इसमें कोई भी 2 विशेषताएं पूछा गया है, आप 2 भी लिख सकते हैं। जैसे इसमें विशेषता पहला कि यह ट्रिपलेट प्रकृति के होते हैं, जो mRNA पर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ट्रिपलेट मतलब AUG, GUG, इसी फॉर्म में ये मिलेंगे। यह नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, अर्थात इनमें किसी भी प्रकार के ओवरलैपिंग यानी अतिव्यापन प्रक्रिया जो रहती है वो नहीं होती है। मतलब एक ही रहेगा, एक स्टैंडर्ड के लिए एक ही रहता है, अर्थात एक अमीनो अम्ल के कोडॉन द्वारा एक से अधिक अमीनो अम्ल का निर्धारण नहीं होता है। दूसरा नेक्स्ट लिख सकते हैं हम
कोडॉन स्पष्ट होते हैं और कोडॉन एक ही अमीनो अम्ल को कोड करता है। प्रोटीन सिंथेसिस के आरंभिक कोडॉन AUG, कभी कभी GUG भी मिथियोनाइन को कोड करता है। और जेनेटिक कोड जो रहते हैं सर्वव्यापी होते हैं। आप अगर आपको 5 बोलता है तो आप 5 भी लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला है आपका प्रश्न tRNA, mRNA और rRNA में अंतर स्पष्ट करिए। ठीक है, तो इसमें आप पहले इसके लक्षण हैं और तीनों में हम क्या डिफरेंस होते हैं उनकी आधार के हिसाब से वो मैंने इसमें डिफाइन किया है। तो देखिए इसमें लिखा है कि इसकी पोजीशन कैसी होती है mRNA की। mRNA कोशिका द्रव राइबोसोम से जुड़े पाए जाते हैं, जबकि tRNA कोशिका द्रव में स्वतंत्र तथा राइबोसोम पर पाए जाते हैं। और rRNA जो होते हैं वो राइबोसोम के अंदर पाए जाते हैं। अणुभार देख लीजिए, तीनों का अणुभार इसमें अलग अलग होता है। जीवन अवधि क्या होती है, सबसे कम केवल 2 से 4 मिनट तक की होती है। जैसे mRNA का काम क्या होता है, मैसेज पहुंचाने का। M मतलब मैसेज होता है यहाँ पे, है ना। तो मैसेज का क्या काम होता है कि वो मैसेज पहुंचाने के बाद जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं mRNA, मतलब जितने टाइम तक का पीरियड होता है उसके बाद ये खत्म हो जाते हैं सेल में ही। तो इसलिए इसकी जीवन अवधि सबसे कम होती है, 2 से 4 मिनट तक की होती है। ये प्रोटीन अनुवादन, है ना, के पश्चात विघटित हो जाते हैं इसकी। और tRNA क्या होता है, इसकी जीवन अवधि लंबी होती है। और rRNA यानी राइबोसोमल rRNA जो होती है इसकी अवधि जो रहती है अधिक लंबी होती है। ये राइबोसोम में स्थायी रूप से बने रहते हैं। अगला इनका फंक्शन देखते हैं। यह इसका कार्य होता है अनुवादन। आप आगे पढ़ेंगे इसको। प्रोटीन अनुवादन की सूचनाओं को DNA से प्राप्त करके कोशिका द्रव में आकर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में सहायता करना। tRNA का काम होता है कोशिका द्रव के साथ अमीनो अम्ल को mRNA के कोडॉन के अनुरूप पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में इसमें उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है राइबोसोम। ये आपका rRNA क्या होता है, ये राइबोसोम का निर्माण करते हैं। फिर इसकी आकृति देखते हैं। कुछ को छोड़ करके ये रैखिक होते हैं और जबकि ये क्लोवर लिक मॉडल आकृति का आकार होता है, जिसमें हम जिसकी आकृति आप लोगों को देख सकते हैं। ग्लोवर लिक मॉडल जो रहते हैं उनकी आकृति के समान tRNA की आकृति होती है। और rRNA जो होता है चूँकि जो राइबोसोम पर प्रेजेंट होता है और ये अति कुंडलित वलित होते हैं। कोशिका में प्रतिशत मात्रा, इसकी परसेंटेज कितनी होती है, तो ये आपका 5% प्रेजेंट होता है mRNA और ये 15% होते हैं tRNA, जबकि rRNA लगभग 80% तक के इसमें प्रेजेंट होते हैं। अगला है आपका प्रश्न, कैंसर कोशिकाएं सामान्य कोशिकाओं से अलग होती हैं, इसका कारण बताइए। तो देखिए इसका आधार आपको है पहले, फिर वैसे ही है, मैंने इसको इसलिए डिफाइन किया है ताकि इसको क्लियर हो जाए कि ये क्यों इससे डिफरेंट होते हैं और क्यों ज़्यादा ये अलग होते हैं। ठीक है, तो इसके आधार के हिसाब से हम इसको अलग अलग बता सकते हैं कि सामान्य कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं में क्या क्या अंतर है। तो पहला है इसकी वृद्धि। देखिए सामान्य कोशिकाएं जो रहती हैं एक निश्चित अवधि, मतलब जितनी बननी है उतनी कोशिकाएं वो बन जाती हैं पर्याप्त संख्या में, तो उनका बनना रुक जाता है। सामान्य कोशिकाओं में वृद्धि पर्याप्त संख्या के होने के बाद रुक जाती है, जबकि कैंसर कोशिकाओं में वृद्धि पर्याप्त संख्या होने पर नहीं रुकती है। इनमें संचार देखा जाए तो सामान्य कोशिकाएं अन्य निकटवर्ती कोशिकाओं द्वारा भेजे गए सिग्नलों पर प्रतिक्रिया करती हैं। जैसे बॉडी अवेयर कोई सामान्य जो जनरल सेल्स होती हैं, अगर क्या होता है कि सामान्य और कोई भी बॉडी का कोई भी पार्ट या कोई भी अन्य निकटवर्ती सेल्स जो होते हैं, जो पास के सेल्स, उनको यदि सिग्नल भेजें कि हाँ अगर आपका बनना यहाँ तक कि अब आपका बनना कंप्लीट हो गया है, तो सामान्य कोशिकाएं उन सिग्नल को पकड़ती है। मतलब कम्युनिकेशन उनका दूसरी सेल्स के साथ होता है कि हाँ अगर हमारा यहाँ बनना रुक जाना है तो रुक जाती हैं वो कोशिकाएं। जबकि कैंसर कोशिकाएं जो रहती हैं वो किसी भी प्रकार का इंटरैक्शन नहीं करती हैं, यानी अंतःक्रिया नहीं करती हैं। दूसरे जो सेल्स जो उन्हें सिग्नल भेजते हैं कि आपका बनना जो है वो अत्यधिक हो गया है, तो वो क्या करती हैं, उनके बीच में किसी भी प्रकार के अन्य सेल के साथ कम्युनिकेशन यानी कि संचार नहीं होता है। कोशिका सुधार एवं मृत्यु। तो सामान्य कोशिकाएं पुरानी व चोटग्रस्त होने पर अपने आप में सुधार कर सकती हैं, और जब वो कुछ समय के पश्चात ओल्ड हो जाती हैं, पुरानी हो जाती है, तो ये कोशिकाएं जो रहती हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन कोशिकाओं सेल में ना तो कैंसर की जो सेल्स होती हैं वो ना तो सुधार करती हैं और ना ही वो डेड होती है, वो कंटिन्यूएशन केवल ग्रोथ करती रहती हैं, बढ़ती जाती हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें हम अंतर देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से वो सामान्य कोशिकाओं से अलग है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित रोगों के रोगजनक संक्रमण तथा संलक्षणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसमें 3 पॉइंट है आपके। फर्स्ट आपका दिया गया है अमीबता, ठीक है। यह क्या होता है, यह आहार नाल को प्रभावित करती हैं और इसमें मिबिच पेचिस भी इसको कहा जाता है। ये मनुष्य के आहार नाल में परजीवी के रूप में जीवन यापन करता है। इसमें इससे अमीबियसिस रोग जो है वो उत्पन्न होते हैं। इसका कारण है एंट अमीबा हिस्टोलिका परजीवी, ठीक है। ये इस परजीवी की वजह से इस प्रकार की जो बीमारी है वो होती है। इसके अलावा इसका कारण है संक्रमित भोजन, प्रदूषित जल आपका इसके प्रमुख कारण है अमीबता डिजीज़ होने के। इसके लक्षण क्या होते हैं, तीव्र दुर्गंध युक्त एवं फर्मेंटेड या किण्वित मल का त्याग, श्लेष्मा युक्त एवं रक्त युक्त पेचिश का होना, बार बार दस्त, आँखों में काला धब्बा, पेट में ऐंठन और शरीर में कमजोरी। इसका उपचार है साफ स्वच्छ जल एवं भोजन लेना चाहिए, सब्जियों को KMNO4 से धोकर उपयोग करना चाहिए और फ्लूमेजिलीन, एमेटीन, मेट्रानिडेजोल औषधि जो है वो अमीबोसिस जो डिजीज़ होती है उसके लिए उपयोग की जाती हैं। मलेरिया, यह मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। जो मच्छर के लार में परजीवी होते हैं वे मनुष्य में मलेरिया रोग उत्पन्न करते हैं। इसके लक्षण हैं ठंड लेकर बुखार आना, सारे शरीर में दर्द व अकड़न होना, लीवर तथा प्लीहा में सूजन आना। इसका उपचार है घर के आसपास पानी के गड्ढे नहीं रहने चाहिए, यदि उन गड्ढे हैं तो उनमें समय समय पर मिट्टी का तेल इसका छिड़काव करते रहना चाहिए, ठीक है, जिससे मच्छर के लार्वा जो है वो पनपते नहीं हैं। दूसरा है बुखार आने पर खून का परीक्षण करवाकर कुनैन या मैरक्रीन, क्लोरोक्वीन आदि का सेवन करना चाहिए। हैजा क्या है, यह रोग विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणुओं के कारण होता है। ये एक टाइप का बैक्टीरियल डिजीज़ है। इसके लक्षण देखे जाएँ तो इसका लक्षण है उल्टी, दस्त। इस रोग के विशिष्ट लक्षण होते हैं शरीर में पानी की कमी, कमजोरी और मूत्र त्याग बंद हो जाता है। तीसरा है रोग के अंतिम चरण में शरीर ठंडा होने लगता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसका उपचार है कि पानी हमको उबाल कर पीना चाहिए, रोगी को नमक और शक्कर का घोल देना चाहिए और सब्जियों को KMNO4 से धोना चाहिए और इसके लिए हम नाइट्रोन्यूग्रेटिक अम्ल होता है उसकी 10 बूंदें अमृत धारा की 4-5 बूंदों के साथ लेने पर इस रोग में फ़ायदा होता है। लास्ट प्रश्न है आपका, प्रोटीन संश्लेषण को विस्तार से समझाइए। तो देखिए, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस बहुत ही लंबी है। इसको कम्प्लीटली अगर पूछा जाए तो ये बहुत लंबी प्रोसेस है जो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। एक्चुअल में देखा जाए तो DNA रेप्लिकेशन से ही ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है, परंतु मेनली जो प्रोसेस होता है प्रोटीन सिंथेसिस का वो अनुलेखन और अनुवादन, ठीक है, इस प्रक्रिया में ही होता है। आप चाहें अगर और ज़्यादा मार्क्स के होते हैं DNA रेप्लिकेशन भी आप इसमें लिख सकते हैं। अब इसमें हम देखते हैं, चूँकि 2 चरणों में पूर्ण होती है, तो पहला अनुलेखन है। कभी कभी ये शॉर्ट नोट्स में भी आपको पूछे जाते हैं अनुलेखन और अनुवादन। तो अनुलेखन क्या होते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या होते हैं, अनुलेखन की प्रक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। फर्स्ट होता है आपका वर्धन से अनुबंधन एवं RNA श्रृंखला का समारंभन, जिसको कहते हैं हम बाइंडिंग ऑफ प्रमोटर्स एंड RNA चैन इनिशिएशन। इस प्रक्रिया में क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण की सूचना प्राप्त होने पर DNA के उस भाग जहाँ पे हिस्टेन प्रोटीन होता है वो अलग हो जाता है, जिससे RNA का संश्लेषण जो है वो आरंभ हो जाता है। यहाँ पर RNA जो है वो मैसेंजर RNA होते हैं, ठीक है। RNA बस मैंने यहाँ पे लिखा है, आगे में आप देखेंगे mRNA होता है, क्योंकि मैसेज पहुँचाने का काम जो है वो कौन करता है, RNA करता है, इसलिए mRNA का सिंथेसिस यहाँ पे शुरू हो जाता है। DNA के इस क्षेत्र में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस खुल जाते हैं। DNA पर उपस्थित प्रारंभ सिग्नल को वर्धक सिग्नल, जिसे बोलते हैं प्रमोटर साइट कहते हैं। इसके 2 खंड होते हैं, ठीक है। एक होता है प्रिब्नो बॉक्स जो 6-10 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है। इस क्षार का क्रम TATATAG होता है। इसे टाटा बॉक्स भी कहा जाता है। यहीं से DNA हेलिक्स अलग होना शुरू होता है। सेकेंड है इसमें 35 न्यूक्लियोटाइड्स का दूसरा खंड, जिसमें क्षारकों का क्रम TTGACA होता है। यहाँ से RNA पॉलीमरेज एंजाइम DNA के साथ जुड़कर RNA DNA संकर बनाना प्रारंभ करता है।
थर्ड है आप सेकंड पॉइंट है इसका। देखो फर्स्ट पॉइंट में आपने क्या देखा, फर्स्ट पॉइंट में देखा वर्धन से अनुबंधन एवं आरएनए संश्लेषण का इनिशिएशन, वो प्रारंभ कैसे होगा, आरएनए सिंथेसिस जो है वो कैसे स्टार्ट होती है। ठीक है, तो दो टाइप से उसमें एक अलग अलग सीक्वेंस कोडिंग जो रहती है वो स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद सेकेंड है आपका आरएनए में बहु न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण, मतलब एलोंगेशन प्रोसेस होना। बढ़ता कैसे है वो, आरएनए सिंथेसाइज हो गया, अब सिंथेसाइज होने के बाद वो कैसे कंटिन्यूएस एमआरएनए जो है वो प्रोड्यूस होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है डीएनए के सीक्वेंस की प्रतिकृति करता है, मतलब उसकी कॉपी बनाने लगता है, तथा डीएनए का केवल एक सूत्र ही अनुलेखित होता है। आरएनए का दीर्घीकरण 5-3- अंड, मैंने आपको पाक्षिक मूल्यांकन 4 में डीएनए का एक अच्छा सा स्ट्रक्चर है डीएनए का, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है वॉटसन एवं क्रिक मॉडल का। आप चाहें तो वहाँ जा करके पाक्षिक मूल्यांकन 4 जिसमें जो सितंबर माह का है उसमें आप डीएनए के हेलिक्स स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं, 5' 3' क्या होते हैं आप यहाँ पे तो ये आरएनए का जो दीर्घीकरण होता है, इलोंगेशन प्रोसेस जो है वो यहीं पर होती है। ठीक है, 1 सेकेंड में कम से कम 30 न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो इसमें जुड़ना प्रारंभ कर देते हैं, जिसका क्रम AUG ही होता है। सेकेंड नेक्स्ट होता है आपका अनुलेखन का समापन, थर्ड स्टेप होगी। अब यहाँ तक कि दीर्घीकरण हो गया, दीर्घीकरण के बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अनुलेखन मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट मतलब समाप्त होने लग जाते हैं। समापन की प्रक्रिया कैसे होती है, अनुलेखन का समापन जीन के दूरस्थ सिरे, जिसे समापन स्थल यानी टर्मिनेशन साइट कहते हैं, पर होता है। यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज के पहुँचने पर होता है, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से पृथक हो जाते हैं और इस प्रकार एमआरएनए का संश्लेषण समाप्त हो जाता है। एमआरएनए का अलग होना समापन कारक रो के द्वारा प्रभावित होता है, मतलब जहाँ पर रो प्रेजेंट होगा तभी वहाँ से एमआरएनए जो है वो सेपरेट होना प्रारंभ करते हैं। जैसे कोई फैक्टर आता है और उसके कारण वो अलग होना प्रारंभ कर देते हैं, तो यहाँ पर एमआरएनए जो है वो अब आपका सेपरेट हो गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेप में, जिसको हम कहते हैं दूसरा चरण अनुवादन, जिसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस। अब आपको एमआरएनए मिल गया कहाँ से, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से, तो वो ट्रांसक्रिप्शन से जो मिला एमआरएनए है उसमें ट्रिक्रोडॉन्स के रूप में, ट्रिपल क्रोडॉन के रूप में उपस्थित आनुवांशिक सूचनाओं के अनुरूप अमीनो अम्ल से प्रोटीन के संश्लेषण की क्रिया अनुवादन कहलाती है। ठीक है, जो वहाँ पे एमआरएनए से जो हमको कोडॉन मिलेगा उससे अमीनो अम्ल बनते जाएंगे और उस अमीनो अम्ल से प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, तो ये प्रक्रिया जो है वो अनुवादन कहलाती है, जो कि निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है। ये काफ़ी लंबी स्टेप है, तो देखते हैं जल्दी इसको। पहला क्या है, संदेशवाहक एमआरएनए को राइबोसोम की छोटी पाली से जोड़ना। ठीक है, इस प्रक्रिया में एमआरएनए का प्रथम कोडॉन राइबोसोम की छोटी इकाइयाँ, जैसे प्रोकैरियोट्स में 30S और यूकैरियोटिक में 40S से जुड़ती हैं। इसके बाद कुछ उप इकाइयाँ, जैसे बड़ी उप इकाइयाँ जो रहेंगी जिसको बोलते हैं 50S प्रोकैरियोट्स में और 60S यूकैरियोट्स भी जुड़ते जाते हैं, और एमआरएनए राइबोसोम आरंभिक सम्मिश्रण जिसे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, जिसे बोलते हैं एमआरएनए राइबोज इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाने लग जाता है। मतलब एमआरएनए जो है वो राइबोसोम की छोटी छोटी इकाइयाँ जैसे 30S 40S ये सबसे जुड़ना शुरू हो जाता है और एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाता है। सेकेंड है अमीनो अम्ल का एक्टिवेशन। एक्टिवेशन क्या होगा कि सक्रियण कोशिका द्रव में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल उपस्थित हैं जो निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। हमेशा कोशिका द्रव में 20 ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि इनएक्टिव होते हैं, जो ATP और अमीनो एसाइल RNA सिंथेटेज एंजाइम के द्वारा एक्टिव होते हैं, और ये एक्टिव होकर के AMP कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से देख सकते हैं, देखो अमीनो एसिड प्लस ATP प्लस एंजाइम ये मिक्स होकर के AMP E प्लस PP ये बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे AMP और E क्या है, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। ठीक है, और PP यहाँ पे है पायरुवेट फॉस्फेट। ठीक है, अगला है आपका एक्टिवेशन, जो एक्टिव अमीनो अम्ल है या सक्रिय अमीनो अम्ल का tRNA पर स्थानांतरण। अब चूंकि हमको ट्रांसफ़र करना है, मैसेज तो अपने पास आ गया, तो अब हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्रांसफ़र की प्रोसेस करते हैं। तो ट्रांसफ़र करने के लिए इसमें क्या किया जाता है, एक्टिव अमीनो अम्ल जो है वो tRNA सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में tRNA से जुड़ जाता है और एक संकुल का निर्माण करता है, जिसे हम कहते हैं AAAMP एंजाइम प्लस tRNA। ठीक है, ये रिएक्ट करके AATRNA प्लस AMP प्लस एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे कहेंगे अमीनो एसिड tRNA कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये ट्रांसफ़र हो गया। अब उसके बाद पॉलीपेप्टाइड चेन का
का सिंथेसिस जो है उसका इनिशिएशन कैसे होता है, उसका प्रारंभन कैसा है। तो देखिए इसमें क्या होगा, mRNA के 5' सिरे पर AUG कोडॉन से प्रोटीन सिंथेसाइज प्रारंभ हो जाते हैं। इसी में मिथियोनाइन युक्त tRNA अपने एंटी कोडॉन UAG से जुड़ जाते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में होता है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण, इलॉन्गेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड बन गया, अब वो कैसे दीर्घीकरण होगा, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन ही क्या होती है एक्चुअल में, अमीनो एसिड किससे जुड़ते जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन से, और बहुत सारे अमीनो एसिड जो है वो मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो देखिए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण कैसा होता है, राइबोसोम की जुड़ी उप इकाइयों में 2 स्थल होते हैं। पहला होता है एक एक्सेप्टर साइट और एक होता है दाता स्थल, जिसे हम कहते हैं, जिसे ग्राही स्थल और दाता स्थल जिसे बोलते हैं पेप्टाइडल साइट, पी साइट, ठीक है, और एक होता है एक्सेप्टर साइट। तो क्या होता है इसमें, पहला अमीनो अम्ल जो रहेगा वो मिथियोनाइन पी साइट से जुड़ जाता है और इसके बाद स्थित कोडॉन के अनुरूप ये दूसरा कोडॉन के अनुसार जो रहेगा वो काम करता है। तो दूसरा जो अमीनो अम्ल जो रहेगा, जो tRNA कॉम्प्लेक्स जो बना था उसके साथ ग्राही स्थल पर आकर के जुड़ जाता है। एक आपका दाता स्थल से जुड़ेगा फर्स्ट अमीनो एसिड और दूसरा जो रहेगा वो ग्राही स्थल से आकर के जुड़ता है और mRNA के दूसरे कोडॉन से बंधित हो जाता है। पी साइट के अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह और दूसरे जो साइड हैं, जो दूसरा अमीनो अम्ल आकर के जुड़ा है ग्राही साइट से, उस साइट का जो है अमीनो समूह, ये सब एक साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप एक साथ जुड़ करके पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और पी साइट्स का tRNA फ्री हो जाता है। ठीक है, वो tRNA आपका ट्रांसफ़र कर दिया उसने, ठीक है, अब वो वहाँ से अलग हो जाता है और ये दोनों एक साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो अम्ल एक साथ जुड़ करके पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। अब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन कैसे होता है, तो देखिए समापन कैसे होगा, प्रोटीन संश्लेषण तब होता है जब mRNA के समापन कोडॉन, जिन्हें विमुक्त कारक कहते हैं, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो अब हो रहा है, कंटिन्यूएशन में हो रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बनती जा रही है। तो ये चेन बनना कब खत्म होता है, जब इसमें एक कोई कारक, विमुक्ति कारक जो उसको अलग करेगा, ठीक है, अलग करेगा, उनको सेपरेट करने का काम करेगा, तो वो जो रहते हैं UAA, UGA और UAG, ठीक है, ये जब सामने आते हैं, जैसे बनना शुरू हो जा रहा है, तो उसके बाद ये क्या होते हैं, जब सामने आ जाते हैं तो पी साइट में उपस्थित tRNA पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बॉन्ड जो रहते हैं वो टूटने लग जाते हैं। tRNA, mRNA और राइबोसोम की दोनों इकाइयाँ, छोटी और बड़ी दोनों इकाइयाँ जो रहेंगी वो साइटोप्लाज्म में आकर के मुक्त हो जाती हैं, जीवद्रव में आकर ये मुक्त हो जाती हैं तथा पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं कुंडलित होकर प्रोटीन अणु में बदल जाती हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो, श्रृंखलाएं जो है वो अलग हो गई, उनका क्या हो गया, समापन हो गया, टर्मिनेशन हो गया और टर्मिनेशन के बाद ये क्या कर देती हैं, प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपके असाइनमेंट के आंसर्स जो है वो आपको कंप्लीट हो जाते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और आपके जितने भी साइट्स हैं जहाँ पर आपको ये लगता है कि आपको ये ग्रुप को आगे सब्सक्राइब करवाना है, तो आप प्लीज़ उसे शेयर करते रहिए। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए, आपको ऑथेंटिक आंसर इसमें मिलते रहेंगे। आपको जल्द से जल्द आंसर आपके सारे असाइनमेंट के आपको इस चैनल में प्रोवाइड होते जाएंगे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू सो मच।